नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आऊँ कि क्या होता है टर्टल डायग्राम। इन जनरल अगर आप लाइफ में देखेंगे, मान लीजिए हम छुट्टी मनाने के लिए कहीं जा रहे हैं तो हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, किस जगह जाना है, कितने दिन ठहरना है, किस होटल में ठहरना है, किस तरह का खाना खाना है, क्या सामान हमें लेके जाना है, किस तरीके से जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है, कार से जाना है, ट्रेन से जाना है, और बहुत सारी डिटेल में हम चीज़ें देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस को मैप कर रहे हैं हम। कुछ इसी तरह से टर्टल में भी होता है, जहाँ पर हम किसी भी एक प्रोसेस को डिटेल में उसके बारे में सारी बातें आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि आसान हो उस प्रोसेस को समझने के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि टर्टल डायग्राम क्या होता है, किस तरह से टर्टल डायग्राम का लिंकेज है ISO 9000 से और IATF के साथ। ये टर्टल नाम कहाँ से पड़ा और क्यों पड़ा, क्या वाकई टर्टल डायग्राम की रिक्वायरमेंट लिखी है कहीं ISO 9000 में या IATF के स्टैंडर्ड में, कैसे बना सकते हैं टर्टल डायग्राम, और एक एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या इंडस्ट्री में बेनिफिट्स आ रहे हैं टर्टल डायग्राम से, और किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में है विद रिस्पेक्ट टू टर्टल डायग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्टल डायग्राम होता क्या है। प्रीमरीली हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डायग्राम के बारे में है जिसको एक पेज के अंदर हमें डिटेल में सब समझ में आ जाता है कि इस प्रोसेस के साथ और कौन कौन से प्रोसेसेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या आउटपुट है इस प्रोसेस की, किस तरह की सपोर्ट चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, क्या रिसोर्सेज है जो हमें चाहिए, क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, क्या टेंजिबल या इनटेंजिबल आउटपुट है जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस से निकल सकता है, और कैसे पता लगेगा कि ये प्रोसेस एक्चुअली में अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी होते हैं। अभी पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि इसका नाम टर्टल क्यों है। तो अगर आप इसकी फ़ोटो को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइमरीली उसकी लुक को देख के, जिस तरह उसका लेआउट एक टर्टल का होता है, उसको देख के ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें अलग अलग आप देखेंगे अलग अलग टांगे और बाहें इसकी दिख रही हैं, उस कारण से इसको कहा जाता है कि ये टर्टल डायग्राम है, और कोई विशेष कारण नहीं है। देन क्या लिंकेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड लाइक ISO 9000 और IATF। तो ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज हैं जहाँ पे प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस इंटरेक्शन के बारे में, प्रोसेस के आउटपुट इनपुट के बारे में बात की गई। जैसे क्लॉज नंबर 4.1 है, 4.2 है, 4.4 है, देन 5.2 जो क्वालिटी पॉलिसी के बारे में बात करता है, 6.1 रिस्क असेसमेंट की बात करता है, देन 7.2 कॉम्पिटेंसी की बात करता है, और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग क्लॉजेज हैं जो बात करते हैं इसके बारे में। अब अगला सवाल आता है कि क्या वाकई किसी भी स्टैंडर्ड में, चाहे वो ISO 9000 हो या IATF में, कहीं कोई रिक्वायरमेंट है कि टर्टल डायग्राम बनाना है। तो उसका आंसर है नो। कहीं पर भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें कोई टर्टल डायग्राम बनाना है। लेकिन एक टर्टल डायग्राम बनाने से हम इतने अच्छे ढंग से किसी भी प्रोसेस को मैप कर पाते हैं, तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि उसको टर्टल डायग्राम बनाना चाहिए, जिससे कि समझ में आ जाए प्रोसेस के बारे में कि क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या उसके अलग अलग तरह के कंट्रोल है। अब अगला स्टेप आता है। अब यहाँ बात करते हैं कि टर्टल डायग्राम बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि टर्टल डायग्राम में 6 सबसे इंपॉर्टेंट की जो आउटपुट होते हैं उसके अंदर होते हैं। जो आउटपुट है उसमें पहला है वो है इनपुट, जो दूसरा आता है वो आउटपुट है, तीसरा आता है हाउ, क्या सपोर्ट प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है, उससे अगला है विद व्हाट, क्या मटेरियल और इक्विपमेंट हमें यूज़ करना है, उससे अगला है बात करता है विद हुम, कौन सी कॉम्पिटेंस चाहिए, क्या स्किल चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, और उसके बाद लास्ट में बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड, क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस अफेक्टिव है या एफिशिएंट है या नहीं है। तो जब हम इनपुट की बात करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है, तो इनपुट में प्राइमरीली हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एक प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो इनपुट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रोडक्शन प्लान हो सकता है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हो सकता है, किस तरह की हमारे पास शेड्यूलिंग है उसके बारे में बात हो सकती है, कस्टमर का डिलीवरी शेड्यूल हो सकता है, और इस तरह की बहुत सारी इनपुट हो सकती है। जब हम दूसरी बात करते हैं आउटपुट के बारे में, तो ये प्राइमरीली बात कर रहे हैं क्या की आउटपुट निकलने वाला है किसी भी एक प्रोसेस से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई ऑडिट होती है हमारी, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो मे बी जो ऑडिट रिपोर्ट है या ऑडिट का जो रिज़ल्ट है वो उसके की आउटपुट निकलेंगे जो उसमें माने जाएंगे।
देन जो थर्ड स्टेप है वो बात करता है हाउ, क्या सपोर्ट प्रोसेस, प्रोसीजर्स और मेथड्स चाहिए। तो यहाँ पे हम प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कि जो भी एक प्रोसेस होता है वो आइसोलेशन में नहीं होता, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इन सम वे और अदर। तो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो उससे इंटरेक्ट करते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हम मेंटेनेंस प्रोसेस की बात करें तो उसके साथ बहुत सारे सपोर्ट प्रोसेस हो सकते हैं। वो स्टोर भी हो सकता है, परचेजिंग भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है। देन अगला आता है विद व्हाट, मीन्स क्या मटेरियल चाहिए, किस तरह का इक्विपमेंट है जो हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस का क्या क्या हमें सपोर्ट देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि वो काम सही ढंग से हो पाए। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हो सकता है CNC मशीन की रिक्वायरमेंट हो, टेस्टिंग के लिए CMM की रिक्वायरमेंट हो, रफनेस टेस्टर की रिक्वायरमेंट हो, और इस तरह की और भी कई रिक्वायरमेंट आ सकती हैं। तो उसके बाद आता है विद होम, क्या कॉम्पिटेंस, क्या स्किल और क्या ट्रेनिंग चाहिए। किसी भी प्रोसेस को अगर हमें इंश्योर करना है कि उसमें काम ठीक से हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैन पावर सही होनी चाहिए, क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए और वो कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड होनी चाहिए। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर के बारे में, तो इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन की हम बात कर सकते हैं कि उसे प्रोसेस अप्रोच के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो उसके कोर टूल्स हैं FME, SPC, APQP, PPAP, उन सब की उसे जानकारी होनी चाहिए। देन लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स, क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए जिससे कि ये पता लगे कि ये प्रोसेस एक्चुअली में ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट चाहता है वो आया है या नहीं आया। तो अगर हम सपोज कर लीजिए बात करते हैं सेल्स प्रोसेस के बारे में, तो उसके कुछ इंडिकेटर हो सकते हैं कि कितने नए कस्टमर ऐड हुए हैं, क्या सेल्स का टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, जो शेयर ऑफ बिजनेस है क्या वो हमने अचीव किया, वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। ये सारे के सारे सवाल इसमें आ सकते हैं। अब अगर एक एग्ज़ाम्पल से समझना चाहें इस बात को कि अगर हम एक टर्टल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस का। तो आप देखेंगे सेंटर में कैलिब्रेशन प्रोसेस है जिसको हमने लिखा है। सबसे पहले शुरू करते हैं आउटपुट से कि हमें क्या आउटपुट चाहिए कैलिब्रेशन प्रोसेस से। तो जो आउटपुट हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए और उसकी रिपोर्ट चाहिए जो कि 17025 एक्रेडिटेड लेबोरेटरी की हो। देन अगर हम इन हाउस कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए और उसकी रिपोर्ट चाहिए इंटरनल लेबोरेटरी की। अब बात करते हैं इनपुट के बारे में। तो कुछ पॉसिबल इनपुट जो मैंने लिखे हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, कैलिब्रेशन शेड्यूल होना चाहिए, क्या ऑपरेटिंग रेंज है जिसमें हमें कैलिब्रेट करना है वो पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन स्टिकर होने चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं जो इनपुट के अंदर आ सकती हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं कि क्या सपोर्ट प्रोसेसेस, प्रोसीजर और मेथड्स चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारे सपोर्ट प्रोसेस में रहेंगे। देन प्रोसीजर चाहिए कैलिब्रेशन का। देन इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड है, कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें भी रहेंगी साथ में। देन अगला सवाल आता है क्या मटेरियल, क्या इक्विपमेंट हमें लगेगा जिससे कि इस प्रोसेस को हम इफेक्टिवली बना सकें। तो यहाँ पर बात होती है कि वो 17025 एक्रेडिटेड एक्सटर्नल लेबोरेटरी होनी चाहिए। मास्टर जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास होना चाहिए इंटरनल कैलिब्रेशन के लिए। अगर वो इंटरनल लेबोरेटरी है तो इंश्योर करना है कि जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है वो ठीक से होनी चाहिए जिससे कि हम इंश्योर कर सकें जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो प्रेडिक्टेबल हैं। देन बात आती है विद होम, क्या कॉम्पिटेंस, क्या स्किल, क्या ट्रेनिंग चाहिए। तो मे बी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर होना चाहिए, इंटरनल लेबोरेटरी का स्कोप होना चाहिए, जो भी इंस्पेक्टर है जो कैलिब्रेशन कर रहा है मे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कम से कम 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड देन लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैलिब्रेशन प्रोसेस है ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा, उसको कैसे मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर को डिफाइन कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि क्या कितने नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम कैलिब्रेट करते हैं से पर मंथ, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मिलते ही नहीं कैलिब्रेशन के टाइम में ढूंढते हैं तो गायब हो जाते हैं, क्या कॉस्ट आ रही है कैलिब्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू जो टारगेट सेट किया था, या कितने इंस्ट्रूमेंट हैं जो फेल हो रहे हैं कैलिब्रेशन में, उसको पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर आपने देखा होगा कि जो भी प्रोसेस होता है वो आइसोलेशन में नहीं होता, जो उसके अंदर इनपुट आ रही होती है वो किसी पिछले प्रोसेस की आउटपुट होती हैं जो यहाँ की इनपुट होती है, और इस प्रोसेस की जो आउटपुट है वो किसी और प्रोसेस के लिए इनपुट होती है, और इस तरीके से ओवरऑल ये प्रोसेस को मैप किया जाता है। अब बात करते हैं क्या बेनिफिट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो एक टर्टल डायग्राम को इफेक्टिवली बनाता है। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड कर सकती है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कि किसी भी प्रोसेस को हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स हैं, उन सबको समझ सकते हैं।
जो दूसरा है कि जब भी हम ऑडिट कर रहे हैं वो बहुत आसान रहता है करना, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो या एक्सटर्नल ऑडिट हो, क्या क्या ट्रेल्स हैं, किस किस तरह से प्रोसेसेस से लिंक है, उन सब बातों को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं अगर हमने टर्टल बनाया है। और तीसरा है कि हमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है और हम देख सकते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या टारगेट है उनको अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। एंड देन लास्टली जो भी प्रोसेस के अंदर वेस्ट हैं उनको भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग इनटू द प्रोसेस एंड सीइंग इट कि उसके अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है। अब लास्टली बात करते हैं क्या इंडस्ट्री की चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द टर्टल डायग्राम। तो जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो तो ये है कि कितनी बार ऐसा होता है कि जो भी हम टर्टल डायग्राम बना रहे हैं वो एक्चुअली में क्रॉस फंक्शनलिटी मिल के बना रही है रादर देन कि कोई एक आदमी कंप्यूटर बैठ के पूरी कंपनी का टर्टल डायग्राम बना रहा है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो यह है कि टर्टल डायग्राम तो बना लिया लेकिन क्या उसको हम रिव्यू कर रहे हैं टाइमली। कंपनी के अंदर हो सकता है बहुत सारी चेंजेस आ गए हो लेकिन टर्टल डायग्राम आज भी जो 5 साल पहले बना था आज भी वही चल रहा है। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि क्या कभी टॉप मैनेजमेंट ने कोशिश की कि जो टर्टल डायग्राम बनाए थे इससे ऑर्गेनाइजेशन में रियली कुछ बेनिफिट हुए या वो एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट था जो शायद कोई रिक्वायरमेंट थी ऑडिट की इसलिए हमने उसे बना लिया था। तो अगर मैं समरी करूं, प्राइमरीली मैंने बात की कि टर्टल डायग्राम क्या होता है, टर्टल डायग्राम का ये वर्ड कहाँ से आया, किस तरीके से लिंकेज है ISO 9000 और IATF स्टैंडर्ड से, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि टर्टल को बनाना है, उसके एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की थी। क्या वाकई टर्टल डायग्राम किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है या ISO 9000 या IATF की रिक्वायरमेंट है, क्या बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टर्टल डायग्राम, एंड देन लास्टली मैंने बात की थी क्या इंडस्ट्री चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द टर्टल डायग्राम। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो एग्जैक्टली इसी बारे में रहेगा बट एक डिफरेंट अप्रोच रहेगी अदर देन टर्टल और उसका नाम है SIPOC, SIPOC। उसके बारे में बात करने वाला हूँ अगले वीडियो में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।